guys, welcome back to our channel, to our reacts. We are back again with a new video. Today we are going to react on none other than Dhruv Rathi. The title is Vijay Mallya podcast, right or wrong. जिसके बारे में हमने डिसाइड किया था कि पॉडकास्ट हम वॉच करेंगे 4 घंटे वाली, यस जो कि लेंदी होने की वजह से नहीं हमने देखी। नहीं देखी। सो फाइनली हमें पता चलेगा। लहंदी लेंदी मींस लॉन्ग, बड़ी होने की बहुत वजह बड़ी से। थी। तो इस वजह से हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया। तो फाइनली हमें चांस मिल गया कि क्या हुआ होगा उस पॉडकास्ट में, जो एक्सप्लेन करेंगे ध्रुव राठी इस वीडियो में। और फाइनली उनका पता चलेगा कि क्या हुआ था यस इन 13 कितने सालों में, 10-15 सालों में क्या हुआ था, एंड what went right or wrong, which is the title of this video. Before that, if you are new to this channel, kindly do subscribe. We are at currently 276. ओहो 26 हो गए वो 6 बंदों ने। So please do subscribe as we react to most trending topics in India. इंटरनेट हिस्ट्री And of course we mostly do comedy videos, which is our जॉनरा, पैशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। ये 5 चीजें। So yeah, we do mostly comedy, stand-up comedy. So तो yes, आपको पता होगा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किस चीज की हमारे पास कमी है हो रही है। yeah, content या की कमी होने की वजह से हम हमें करना ध्रुव पड़ रहा राठी है। की हमें वीडियो घंटा नहीं फर्क पड़ता विजय माल्या से तो क्या किया क्या नहीं किया। So yeah, if you have any recommendations, please do comment down below. Now. अदर देन निशु तिवारी प्लीज यार प्लीज। Okay, yeah, so let's check this out, भाई। अरे बाल खराब 9 साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर एक 9 साल भाई, मैं ज्यादा ही बोल दिया था, 10-15 साल। 4 घंटे का पॉडकास्ट देते 14 में हुआ होगा यार, पर लिखा होता याद है नहीं। बड़े बोल्ड लेटर्स में, आई एम नॉट अ चोर। Yeah, well, I'm probably the only chore who's been called chore after repaving 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर What ने does चोरी it करी mean? है और क्या मतलब? मैं Or 2.5 गुना ज्यादा पैसे दे repaving चुका हूँ। 2.5 times. अब ये कैसा Okay, लॉजिक it's a हुआ? coming अगर up. चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा Coming up पैसा है। वापस ये ले बात लिया है। तो क्या तो इसका कुछ मतलब ये तो है हमें कि क्यों देख रहे हैं 28 फरवरी coming up दुष्यंत भाई? दवे 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ना, आगे बड़े क्यों गया? अधिकारी आगे क्यों किया? कमिंग अप है ना, और आगे वीडियो में नमस्कार ऐसे ही दोस्तों, आएगा। अच्छा, यहाँ 28 से ना। फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या। वही विजय भाई, माल्या जिन पर guarantee। एलिजिडली लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस मीटिंग में दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से ये भाग दुष्यंत सकते दवे? हैं। वो इसमें सलाह ये देते रिटायर्ड हैं तो कि नहीं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारियों को सुबह दुष्यंत दवे से मिलना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जानी थी, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दवे से मिलने नहीं आते। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ही होता है कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? मेरी राय में दोस्तों एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी की। क्या रिएक्शन था ये? इंटरव्यूज। मेरी राय में दोस्तों चोर ये कभी अपना reaction पर्सनल देख। गारंटी देता है क्या? मेरी राय में दोस्तों एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज अब यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन मीडिया को दिए जाने की जगह। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का Garbage। भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है यहाँ पर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये पॉडकास्ट
अब सिर्फ एक जरिया बन गए हैं लोगों सही के बात। पीआर के लिए। आज विजय माल्या राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पर बैठे हैं, इससे पहले ललित मोदी बैठे थे। वहां दूसरी तरफ एएनआई की स्मिता प्रकाश पॉडकास्ट कर रही हैं बायजूस के सीईओ के साथ। एक और ऐसे आदमी जिन पर एलिगेशन है हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड का। ये सभी ऐसे लोग जिन पर आरोप लगे हैं हजारों करोड़ का फ्रॉड करने के। अपने आप से पूछकर देखिए आखिर क्या कारण है कि ये लोग पॉडकास्ट पर जाना प्रेफर करते हैं एक्चुअल जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज देने की बजाय। खैर, बात। विजय माल्या पर आए तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सही में एक विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम्स को यहाँ व्हाइट वॉश। भाई ये केयर नहीं करता अच्छा कि कोई कनेक्शन ऐसे टूट जाएगा। और राजशमानी हाँ बस जो सच है वही बोलना है। खोलो। किया जाता White है। मैंने lies. पूरा पॉडकास्ट देखा और काफी टाइम से इस मुद्दे को फॉलो किया है। आइए न्यूज रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा ध्रुव राठी एकेडमी पर एक मेगा सेल चल रही है। इससे Okay, टाइम भाई। तरीके Oh से my बढ़ा के एक साथ God. अपना करियर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को यार ट्रांसफॉर्म मुझे कर बनाना है सकते हैं। यार, देखने दो मुझे। करियर और ये तू पढ़ाई करके बनाएगा। That's why we prefer stand-up comedy भाई। और क्या वो career खुद भी डूबते करते हुए हैं। देखते हैं हम, यहाँ बन रहे। इस कोर्स में वैसे इस महीने बहुत ही बड़े और नए अपडेट्स भी आने वाले हैं और ये अपडेट्स फ्री में होंगे अगर आपने एक यार बार चैट purchase जीपीटी से कर कौन लिया। Free करियर बना updates सकता है? भाई। इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कूपन चैट कोड जीपीटी का क्या कोर्स होगा यार वैसे? सब आता Yeah. है। हाउ आर यू गुड? हाँ मेरा वाला तो मुझे थैंक यू बोलता है। नहीं, चैट जीपीटी का वो क्या होगा कोर्स? किस हाउ तरह टू यूज मेक करते हैं? मनी ऑनलाइन तो वही चैट जीपीटी पे ही करता होगा ना, Oh, हाउ टू sure. मेक मनी Yeah. ऑनलाइन। बाय वाचिंग ध्रुव राठी वीडियो। जीरो फ्लैट 50% ऑफ। और इसके क्या अलावा पता बताते हो कि इस तरह चैट जीपीटी बनाएंगे। वो यही बताता होगा आपने चैट जिस तरह जीपीटी का कोर्स competitor इस तरह कैसे अब बन आपने सकते हैं? कोर्स बेचना है 10 लोगों को 50% आपको कमीशन है इसमें। बिगिनर्स के लिए एक एआई मास्टर Oh, क्लास भाई भी है जिसको मैं इस महीने लाइव कर रहा हूँ 29 जून को। उसका भी लिंक Free? नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए अपने Free है तो topic We पर are आते हैं। interested भाई, सबसे really पहला interested. आरोप विजय माल्या पर लगता है अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को Yeah. सैलरी ना देने। ये ये देखना। मिड 2012 के अराउंड हुआ था जब एयरलाइन के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर सही दी बोला तूने। और बता मारा 31 था। दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। So the crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए। एम्प्लॉयज को ऑलरेडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the permission. एक्चुअली पूरे पॉडकास्ट में जब जब बात सैलरीज पे करने की उठती है बार बार माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। The common person didn't know that upon objection by the same banks, the Karnataka High Court declined to agree to drawing readily available cash to pay the salaries. लेकिन यहाँ दो चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाई कोर्ट पर डालना सही है क्या? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो उस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी। सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती। भाई ये तो सीधा झूठ हो गया। क्या? उसने 2013 में की जो कहानी थी उसको तभी तो 2012 पॉडकास्टर पे को देते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती ना। 2012 पे। ओह, ध्रुव राठी को करनी जर्नलिस्ट चाहिए। होता कोई तो वही सवाल में उसको दे देता। क्या जवाब? क्रॉस एग्जाम क्रॉस। जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉयज की 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉयज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। ओ भाई जिनसे साहब, पूछा जाता है कि है बाकी कौन कंपनीज जिनकी भी इतनी तो है? थी उनकी जो
जो सक्सेसफुल जो टॉप पे होंगे। Pilot, एक बड़ी एयरलाइन है भाई, आई थिंक कितने पायलट वायलट वो पायलट होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं। क्रूज हाँ। यार बहुत ज्यादा है। ही इस्तेमाल कर 6 लिया महीने की इन 50 एम्प्लॉयज लाख। की सैलरीज को पे करने के लिए। You know, here's what pissed people off. That in your private life you were enjoying. If your suggestion is Yeah, that yeah, that's you not are the problem, paid right? low in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries, MCF. तो जवाब में विजय माल्या कहते हैं कि किंगफिशर उनकी इकलौती प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में। My only asset and liability in life was Kingfisher Airlines. I had nothing else. That's the way I should have behaved, right? So sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must fail? अब एक तरफ तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे की जा रही थी और दूसरी तरफ विजय बस माल्या इंटरेस्ट खुद मारा से है। बड़ी बड़ी लग्जरियस लैविश पार्टीज थ्रो कर रहे That's हैं। the दिसंबर problem. 2015 में अपने 60th बर्थडे पर माल्या ने गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए, ताज होटल में रहे। स्पेनिश पॉप स्टार एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे लोगों को बुलाया गया, उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो जाहिर सी बात है, एक अरबपति जो अपनी एक पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 300 करोड़ क्यों नहीं पे कर सकता। एक्चुअली में जब पार्टीज को लेकर सवाल पूछा गया तो विजय माल्या को इसमें कुछ गलत नहीं लगा जो उन्होंने किया। And I paid for it myself. Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party and nobody would have known. मोटे मोटे तौर पर उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी 2-3 और सक्सेसफुल कंपनीज है, एक कंपनी फेल हो गई तो क्या हुआ, इस कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर सैलरी नहीं मिल रही तो कंपनी फेल है इसलिए नहीं मिल रही, लेकिन मैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं तो ये पार्टीज कर सकता हूं, मैं कितना भी पैसा खर्च करूं क्योंकि मेरी वो और कंपनीज। इस सिचुएशन पर तब के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, जब आप पर बहुत सारा पैसा उधार है, तब अगर आप अपनी बर्थडे पार्टीज को इस तरीके से फ्लॉन्ट करोगे तो इससे जनता को यही लगेगा कि आपको कोई परवाह नहीं है। और सैलरी देना तो छोड़िए, किंगफिशर एयरलाइन एम्प्लॉयज की सैलरी से जो टैक्स काट रही थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा भी नहीं किया जा रहा था, जबकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स जमा करना होता है। इसके कारण एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिलने लगे थे। और बताओ, विजय माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I was proud of the care that I gave to my employees. Why would it be different for Kingfisher employees? पॉडकास्ट में माल्या ने दूसरा बड़ा दावा किया कि उन्होंने खुद एक भी पैसा उधार नहीं लिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा उधार लिया था। First of all, and let me clarify here, when you keep saying you borrowed, it was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. Please, there's a big difference. अब ये दावा टेक्निकली तो सही है, लेकिन केवल आधा सच है। माल्या ने भले ही खुद लोन ना लिया हो, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस ने जो भी लोन लिया था उसमें माल्या पर्सनल गारंटर थे, और गारंटर लोन चुकाने के लिए लीगली बाइंडिंग होता है। ये चीज सिर्फ इंडियन कोर्ट्स ही नहीं बल्कि यूके के कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस का लोन चुकाना माल्या की कानूनी जिम्मेदारी है। अपने आप को डिफेंड करते करते माल्या ये तक कह जाते हैं पॉडकास्ट में कि ये सारा मामला लोन ना चुकाने का था और उनके ऊपर कोई और क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। Have I stolen money from the banks? Have I done any money laundering? इसका जवाब है हाँ, अगर ईडी से पूछोगे तो। माल्या ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर कोई और आरोप नहीं लगा है पैसे की साइफनिंग करने का। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. ये बात भी झूठ है। ईडी ने माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन में से 3,547 करोड़ रुपीस दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2012 के बीच 3,547 करोड़ 9,000 में से रुपीस की मनी That is लॉन्ड्रिंग की। fucking इसके too अलावा much, एसबीआई और पीएनबी से मिले 45.42 करोड़ रुपयों से एक कॉर्पोरेट जेट की लीज चुकाई गई है, जिसे माल्या और उनके परिवार ने पर्सनल What? जेट की तरह इस्तेमाल किया। इस सवाल पर एक्चुअली में माल्या ने जवाब भी दिया था पॉडकास्ट में। The Kingfisher Airlines own asset. They said I misused it. I misused it for personal trips. Did you? Think if you see the line of private jets starting from Mr. Ambani's in Bombay airport and ask them who uses your jets, you'll get the answer. मतलब ये प्राइवेट जेट का मिसयूज करना डिनाई नहीं करते हैं, बस बात को डाइवर्ट कर देते हैं ये इनडायरेक्टली कहकर कि देखो अंबानी भी ये करते हैं। फ्यूल, एयरपोर्ट चार्जेस, होटल्स और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चुकाने के नाम पर यूके में 50.90 करोड़ रुपए माल्या ने फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया को डाइवर्ट किया। The king of good times, Vijay Mallya, bagged another plum deal as he bought a Formula One team. It's turning out to be a well thought out business strategy. ये मनी लॉन्ड्रिंग के Oh. आरोपों की लिस्ट बहुत This was joke, or the joke was about
क्या? F1 escape हाँ। कीबोर्ड जोक था पीयूष का। लंबी है, चलती जाती है। 2008 में एसबीआई के लोन में से 15.9 करोड़ रुपए आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मल्टीपल अकाउंट से मुझे तो इसी की घुमा वजह से फिरा पता कर था विजय डाइवर्ट माल्या किया, क्योंकि एसबीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पॉडकास्ट में इस पर माल्या ने कहा कि ये पैसे एम्पायर्स की जर्सी पर लगने वाले किंगफिशर के एड्स की फी के तौर पर आरसीबी को दिए गए थे, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग फीस थी तो एसबीआई ने इसे ट्रांसफर करने से मना क्यों किया था। एक और आरोप माल्या पर लगा है कि उन्होंने अप्लाई करने से पहले ही आईडीबीआई के अधिकारियों को लोन पास करने के लिए तैयार कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस की नेगेटिव नेटवर्थ और लो क्रेडिट रेटिंग के बाद भी बैंक के अधिकारियों ने इस लोन को बिना कोलैटरल मंजूरी दे दी। इस एयरलाइंस पर आईडीबीआई बैंक से लोन लेते वक्त ओवर वैल्यूएशन दिखाने का आरोप भी था। उन्होंने बैंक को कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट दी जिसमें एयरलाइन की ब्रांड वैल्यूएशन 3,406 करोड़ रुपीस बताई गई थी, लेकिन ये वैल्यूएशन फ्यूचर के रेवेन्यू प्रोजेक्शन के आधार पर थी और किंगफिशर एयरलाइंस ने ये बात आईडीबीआई बैंक को नहीं बताई थी। कॉर्पोरेट गारंटी देते वक्त भी ऐसा ही कुछ किया गया था। नवंबर 2008 में माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बनते समय अपनी वैल्यू 6,036 करोड़ रुपीस बताई, जबकि 31 मार्च तक कंपनी की नेटवर्थ सिर्फ 505 करोड़। ओ भाई, इतना बड़ा। ओ भाई तो बैंक क्या रीचेक नहीं करता क्या? मुझे लग रहा है कोई सरकारी बैंक बैठे में बस। ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा यार, इतना बड़ा केवल 100 डिफरेंस 6,000 और कहाँ 500। माल्या पर विदेश में प्रॉपर्टी को छिपाने के आरोप भी लगे हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक 2010 में जब किंगफिशर एयरलाइंस के लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया गया तब विजय माल्या ने लोन्स के लिए पर्सनल गारंटी देते वक्त अपनी संपत्ति कम बताई। ईडी की माने तो उनके पास इस वक्त तक 3,164 करोड़ रुपीस की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने बैंक्स को अपनी संपत्ति केवल 1,395 करोड़ रुपीस बताई। ईडी के मुताबिक माल्या की यूके, यूएस और बाकी देशों में बहुत प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में उन्होंने जानबूझकर बैंक्स को नहीं बताया। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस ने एलिजिडली एक और फ्रॉड किया था। 2012 से 2015 के बीच में उन्होंने पैसेंजर से तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर्विस टैक्स लिया, लेकिन ये टैक्स डिपार्टमेंट को जमा ही नहीं किया गया। इतने सारे आरोपों के बाद भी ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि विजय माल्या पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। माल्या ने एक जगह पर यह भी कहा कि विलफुल डिफॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है। Willful defaulter is a person who can pay and who doesn't pay. That's a crime. विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुकाता। अगर ये बैंक से चोरी नहीं है तो और क्या है? या सिर्फ बैंक की ब्रांच वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई। डकैती की जाए सिर्फ तभी उसे चोरी कहा जाएगा? अगला बड़ा दावा पॉडकास्ट में माल्या करते हैं कि बैंक्स का उनके ऊपर 6,203 करोड़ रुपीस का कर्ज था, 9,000 करोड़ रुपए का नहीं जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। और वो कहते हैं कि 2.5 गुना यानी 14,000 करोड़ रुपए रिकवर ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके लिए माल्या ने बेंगलुरु के द डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के 2017 के एक ऑर्डर को दिखाया जिसमें 6,203 करोड़ रुपीस का अमाउंट लिखा गया है। यहाँ माल्या इस अमाउंट को ऐसे करके दिखाते हैं जैसे कि ये 2017 तक का कुल कर्ज हो। Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. That is dated 2017 if you see the date of the document. Last signing, yeah. Date of deliveries 26 July 17. Correct. Okay. राज शमानी खुद भी इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। एक्चुअली में इस डॉक्यूमेंट का लिंक उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है यूट्यूब वीडियो की, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप सब जाकर इस डॉक्यूमेंट को खुद ही देख सकते हैं। यहाँ 2017 तो लिखा गया है, लेकिन और देखिए क्या लिखा है। डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 4 shall pay a sum of 6,203 crore rupees with further interest at the rate of 11.5% per annum with yearly interest from the date of the application, that is 25th June। इंटरेस्ट रेट मिला के यानी कि अमाउंट 6,000 9,000 करोड़ पर खत्म नहीं होता। इसमें लिखा गया है कि 2013 के बाद जितने भी साल बीते हैं उन पे 11.5% का इंटरेस्ट लगाओ इस 6,000 करोड़ रुपए। ये तो 9,000 से और यही ऊपर जा कारण रहा है। होगा जिसकी वजह से मीडिया में 9,000 करोड़ और 14,000 करोड़ रुपए के फिगर्स। हालांकि एग्जैक्टली बढ़ता जा रहा है ना। ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि बैंक्स ने कोर्ट को स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन एक्चुअली में बैंक्स को देने की जरूरत है, लेकिन मोस्ट लाइकली माल्या का ये क्लेम 6,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज है गलत है। पॉडकास्ट में माल्या ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने 2012 से लेकर 2015 के बीच 4 बार बैंक्स को सेटल करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। I made 4 settlement offers to the banks. Between 2012 to 2015. Yes. Which they refused to accept.
अब इस चीज पर यकीन करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2012 से लेकर 2015 तक हमारी टीम ने सारे न्यूज आर्टिकल छानने की कोशिश करी, लेकिन इसका एक भी सबूत नहीं मिला कि विजय माल्या ने इस टाइम पीरियड में कोई भी सेटलमेंट का ऑफर दिया हो। पॉडकास्ट में जब विजय माल्या से पूछा जाता है कि इसका सबूत क्या है कि आपने सेटलमेंट का ऑफर दिया था इस टाइम पीरियड में, तो वो कहते हैं कि इसका सबूत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में है। But is there any proof do you have where But if you Supreme offered Court them के रिकॉर्ड में settlement होगा and तो they सबको didn't पता accept? होगा। What better proof than the records of the Supreme Court of India? Public documents. तो यहाँ पर मैं विजय माल्या से कहूंगा, प्लीज इन सबूतों को, इन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स को पब्लिक के सामने दिखाइए। इंटरव्यू में एक और पॉइंट पर माल्या कहते हैं कि उन्होंने 2016 के आसपास 4 सेटलमेंट ऑफर्स दिए थे। तो ये चीज सच है, लेकिन 2016 में जो उनका पहला ऑफर था वो सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का था, और ये ऑफर उन्होंने तभी दिया था जब वो देश छोड़कर चले गए थे और मीडिया ने उन्हें ऑलरेडी फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ एक ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है के गिरी प्रकाश जी ने, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने किताब लिखी थी द विजय माल्या स्टोरी। इस आर्टिकल में इन्होंने विजय माल्या के कई सारे और क्लेम्स को भी फैक्ट चेक किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर माल्या खुद से पर्सनली बैंकक्रप्ट नहीं हुए थे 2016 तक, तो वो सेटलमेंट का ऑफर क्यों दे रहे थे? पूरा पैसा वापस क्यों नहीं लौटा रहे थे? सिर्फ देश से भागने के बाद ही उन्होंने बिना शर्त के पूरा पैसा चुकाने का ऑफर दिया था। मई 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के 100% लोन चुकाने को तैयार है। अब पूरा पॉडकास्ट कहीं ना कहीं इसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं चोर नहीं हूं, विजय माल्या चोर नहीं है। माल्या कहते हैं कि अगर वो चोर हैं तो बैंक्स पैसा रिकवर करने में कैसे कामयाब रहे। You froze my assets in 2016. You can't freeze assets of a person on one hand and call him a chore on the other hand. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस चीज का बड़ा मजाक भी बनाया कि थंबनेल पर लिखा है आई एम नॉट अ चोर विजय माल्या के पॉडकास्ट में। ऐसे ही वोल्डेमॉर्ट के साथ पॉडकास्ट किया तो थंबनेल पर लिखा होगा आई नेवर वांटेड टू किल हैरी पॉटर। बात यहाँ ये नोट करने वाली है कि माल्या ने अपनी मर्जी से वो पैसे नहीं दिए हैं, उनसे पैसे जबरदस्ती रिकवर किए गए हैं। अगर बैंक ने पैसा रिकवर कर लिया है या एसेट्स को फ्रीज कर लिया है, तो इससे फ्रॉड या क्राइम कम नहीं हो जाता। ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए हैं। पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग दावा क्या माल्या फोटो है करते भाई? हैं कि 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि वो किंगफिशर को डाउनसाइज करना चाहते हैं और लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अभी कनेक्टिविटी और जॉब्स इंपॉर्टेंट है और आप डाउनसाइज मत करो, बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे। I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার problem আছে, Kingfisher Airlines के downsize করতে হবে। He said no, at this time connectivity is important. अब पहली बात तो ये चीज एक्चुअली में हुई भी थी या नहीं हुई थी ये हमें नहीं पता, क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि कोई बिजनेसमैन अपनी प्राइवेट कंपनी कैसे चला रहा है, इस पर सरकार सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती किसी बिजनेसमैन को। अगर विजय माल्या डाउनसाइज करना चाहते थे तो फाइनली ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर था। गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? क्या पता सजेशन दिया हो, सजेशन पैसे होगा हम ना। दे रहे हैं भाई, क्यों कर रहा है? नहीं, सजेशन तो देगी ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर है वो। तो मान लेना कि यहाँ पैसे तो मिल जाएंगे। ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब अपने फेलियर्स का उसका दोष सजेशन सरकार पर होगा, डाल दो, हाँ। सरकार की रिकमेंडेशन पर हाँ, डाल दो। वही ऐसे अरबपति recommendation। कॉर्पोरेट बिलियनियर्स में मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि जब भी वो सक्सेसफुल होते हैं तो हमेशा खुद को क्रेडिट देंगे कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ये बिजनेस मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन जब भी उनके कोई बिजनेस का फेलियर होता है तो वो ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं कि देखो सरकार ने ये कहा, सरकार ने दखल अंदाजी कर दी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेलियर के बाद उनकी कंपनी को बेल आउट किया जाएगा सरकार के द्वारा टैक्स पेयर के पैसों। यानी सक्सेस मिले तो कैपिटलिज्म जिंदाबाद और फेलियर हो जाए तो सोशलिज्म जिंदाबाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विजय माल्या का कहना है कि मीडिया ने उन्हें विलेन बनाया है। ये एक हद तक सही बात है। देश में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे नहीं लौटाए और बाद में उन्होंने बहुत कम पैसों में सेटल कर लिया। लेकिन जिस तरह विजय माल्या लोगों की इमेजिनेशन पर छाए, जो उनकी पब्लिक लाइफ सबको देखने को मिली, उसका क्रेडिट भी मीडिया को ही जाता है। जब उनका राइज देखने को मिल रहा था, उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा गया, लाइमलाइट मिलती रही, तब सब बढ़िया था। लेकिन जब उनका डाउनफॉल हुआ, वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें एक पोस्टर बॉय बना दिया। Who
who do you make a poster boy? Somebody who is insignificant, is it? लेकिन सवाल ये कि आखिर सिर्फ उन्हें ही ये पोस्टर बॉय क्यों बनाया गया, इसका जवाब माल्या के ही कामों में छिपा है। जब आपके कर्मचारी सैलरीज के लिए तरस रहे हो और आपके 60th बर्थडे पर करोड़ों का जश्न मनाया जा रहा, जब आप पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो और आप उसे चुकाने की बजाय देश छोड़कर भाग जाए, जब आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ले और आप सालों बाद इसे मैरिटल डिस्प्यूट बताकर पल्ला झाड़ ले, तो आप खुद ब खुद फाइनेंशियल क्राइम्स और मॉरल बैंकरप्सी ये का तो बहुत ही चेहरा बन जाते हैं। घटिया हरकत। One of your employees' wife committed इस पे इसका suicide. क्या होगा? That was the culmination of a long-standing dispute, marital dispute. तो आपने देखा दोस्तों, विजय माल्या ने किन किन अलग अलग तरीकों से कोशिश करी अपने आप को डिफेंड करने की, लेकिन इनके एक भी क्लेम का मतलब ये नहीं कि विजय माल्या निर्दोष है। इस लेटेस्ट आर्टिकल को देखिए जो पॉडकास्ट के बाद निकला है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से माल्या अभी भी 7,000 करोड़ रुपीस ओ करते हैं बैंक्स को। विजय माल्या को इन सारे आरोपों इतना पर पैसा जवाब लिया है अभी भी भाई। देने बचते हैं। कायदे से इनके जवाब कोर्ट में दिए जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल विजय माल्या इतने ओपन हो गए हैं पॉडकास्ट करने को, तो मैं इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपना अगला इंटरव्यू, अपना अगला पॉडकास्ट एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट के साथ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल रवीश कुमार या करण थापा या सुचेता दलाल। सुचेता दलाल के बारे में अगर आप नहीं जानते, ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का हर्षद स्कैम मेहता। एक्सपोज किया था 92 में। इनमें से किसी के साथ भी अपने इंटरव्यूज आप YouTube पर ही कर सकते हैं, टीवी चैनलों के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इन सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है। यहाँ भूलना मत, ध्रुव राठी एकेडमी पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड समर 50 किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अलग अलग लाइफ स्किल्स सीख। ओ भाई, ओ भाई साहब, कितना बड़ा स्कैम है भाई, करोड़ ही करोड़ भाई। नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो उसने कही हो कि हाँ भाई इस पॉडकास्ट में इसने ये सही बोला था, ये सच, सारी सच है लेकिन ये आधा सच है। और आधा सच पूरा आधा सच झूठ। मैं बताता हूँ भाई। ओए भाई, शाउट आउट टू हरामी हो हिज ये टीम भाई, टीम क्या टीम है इसकी। कितना डीप रिसर्च करती है। पॉडकास्ट से आए हुए कितने दिन हुआ? 2 हफ्ते हो गए होंगे। 2 हफ्ते। उसको ट्रेंड आते होते हफ्ते हुआ, ये उसी टाइम आ गई। 2 हफ्ते में इतनी रिसर्च, डीप रिसर्च, 2014 से रिकॉर्ड देखे होंगे। यार Crazy भाई, टीम भी तो बड़ी है बहुत। टीम बड़ी है, पता नहीं सैलरी मिल रही होगी यार। इसकी तो मिल रही होगी, छाया हुआ है। इसके भी डाउनफॉल में भाग जाएंगे सारे। जापान इतनी ये तो सरकार को भी नहीं ब्लेम कर सकते। ये तो भाई है। ये तो- इसको तो कोई सरकार- भगोड़ा डिक्लेयर भी नहीं कर सकता। हाँ? इसको तो कोई डिक्लेयर ही नहीं कर सकता भगोड़ा। Of course भाई, 4 घंटे की पॉडकास्ट देख, उसे डाली 4 घंटे की, इसलिए लोग बोलेंगे चलो भाई कौन देखेगा कौन यार, देखेगा, कुछ भी चलो बोल ये दो। चोर नहीं होगा। जब इतना बोले तो चोर नहीं ही होगा। ओ भाई, ये देख रहे रिकमेंडेशन में भी आ रही 4 आवर 18 मिनट्स 25 25 मिलियन व्यूज हो million गए views on भाई। 4 hour वीडियो भाई, क्रेजी। हमने तो अभी क्लिक भी नहीं किया 9 दिन हुए। भाई। That is it for today's video भाई, थोड़ी नॉलेज वाली वीडियो थी। थोड़ा पता चला हमें भी भाई पता किस चला तरह भाई। स्कैम होता है, ताकि हम तैयारी तैयारी करें करें। नेक्स्ट में क्या गलती नहीं करनी स्कैम करने से पहले। यहाँ पैसा भी तगड़ा मिलेगा, इतना तो नहीं मिलेगा। थोड़ा कम मिल जाएगा। इसका 1% भी 0.1% भी भाई। नहीं भाई, कभी ऐसे गलत काम नहीं करना। यस, अब तक नहीं कर। लेकिन इतना पैसा होता है, हमें पता हाँ, नहीं। फिर नीयत खराब हो सकती है। ओ भाई साहब, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नई नेक्स्ट एक वीडियो में पर विद न्यू सम टॉपिक। टॉपिक भाई। कोई नई वीडियो शायद कल आज ही अपलोड हो जाए, कुछ भी हो जाए। So we will check that out in the next video. If you have any recommendations, do comment down. We will react to it as soon as possible. So yes, that is it. We will see you guys in the next one. Take it easy.